राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की सफल आयोजन के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना पर जोर दिया गया। राजस्थान जहां के हर जिले से एक एक उत्पाद लिया जाएगा और उसको प्रमोट किया जाएगा। इसी विषय पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं हमारे साथ में हमारे विशेष अतिथि। आइए कराते हैं रूबरू हमारे अतिथियों से आपको। महेंद्र मिश्रा जी जो प्रदेश सचिव हैं लघु उद्योग भारती के। लघु उद्योग भारती लंबे समय से एमएसएमई उत्थान में काम कर रही है। आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ मौजूद हैं गरिमा सैनी जी। गरिमा जी लंबे समय से इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लू पॉटरी जो जयपुर जिले से ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद के अंदर जिसको चुना गया है ब्लू पॉटरी, जिसके लिए बहुत वैश्विक स्तर पे इसकी मान्यता भी प्राप्त है, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उसके विचार साझा करने के लिए गरिमा सैनी जी। आगे बढ़ते हैं विमल कटियार जी की ओर। ये हमारे यंग एंटरप्रेन्योर में से आते हैं और यंग एंटरप्रेन्योर के साथ में लोगों की क्या परेशानियां हैं, उद्यमियों को क्या परेशानियां होती हैं, उसके बारे में विचार जानेंगे हम विमल जी से। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान की कला संस्कृति और पर्यटन स्थल के साथ हस्तशिल्प उत्पाद भी विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान में 9 नीतियों की घोषणा में एक जिला एक उत्पाद योजना को शामिल किया गया। एक जिला एक उत्पाद की थीम के तहत हर जिले को संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलने की कोशिश की जाएगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि चाहे वो बीकानेर की भुजिया हो या जयपुर की ब्लू पॉटरी, दौसा की दरी हो या झालावाड़ का संतरा, तो वहीं राजस्थान का मार्बल ग्रेनाइट भी देश विदेश में काफी पसंद किया जाता है। जबकि भरतपुर शहद उत्पादन में हब के तौर पर और जालौर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य के जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी नीति लाई गई है, जिससे कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय में वृद्धि होगी। जिलों के विशिष्ट उत्पादों में शिल्प को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी नीति लाई गई है, जिसमें कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और उत्पाद निर्माताओं की आय में जिससे वृद्धि होगी। इस नीति की मदद से ओडीओपी उत्पादकों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। ओडीओपी एमएसएमई में निवेश करने वाले उद्यमों को 15% अतिरिक्त निवेश सब्सिडी दी जाएगी। ओडीओपी उत्पादों के कारीगरों, बुनकरों, उद्यमियों और निर्यातकों को उचित मूल्य मिलने के लिए विपणन सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने वालों को 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन और छूट ओडीओपी के तहत भी लागू होंगे। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हमारे ये जो हेरिटेज वाले जो व्यवसाय हैं उसको और आगे बढ़ाना चाहता है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का आपने सुना, ये जयपुर की बहुत शानदार एक काम है जिसको हमें आगे बढ़ाना है। उसके लिए व्यवसाय सरल हो, ईज ऑफ बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग क्लस्टर्स और हब हम बनाने को तैयार हैं। साथ ही में स्किल डेवलपमेंट हो। अभी यहाँ पर कुछ बच्चों से मिला जिनका बहुत शानदार, उनको डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, स्किल भी सिखाई जा रही है। उस स्किल डेवलपमेंट के अंदर राज्य सरकार पूरी तरह से मिलकर इनको मदद देना चाहती है ताकि ये जो बिज़नेस है, ये जो व्यवसाय, ये और बढ़े और बढ़कर राजस्थान और देश को आर्थिक ताकत प्रदान करे। ओडीओपी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है उसमें वो भी लोन देती है जिसमें छूट भी होती है। महिलाओं के लिए 25% की छूट है। जैसे आप 1 लाख, हाँ, हमें भी फ़ायदा मिला है। हमने भी उससे 1 लाख रुपए लिया था जिसमें कि 25% की छूट है। और उसमें जिला स्तर पर और राष्ट्रीय लेवल के स्तर पर ओडीओपी द्वारा एग्जीबिशन भी लगाते हैं वो।
जिसमें सूरजकुंड का मेला है, प्रगति मैदान है, बड़े बड़े फेयर होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के तरफ से दुकानें फ्री होती हैं, जिसमें TADA गवर्नमेंट फुल सपोर्ट करती है। कारीगरों का जीवन स्तर सुधारने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। इस नीति की मदद से ODOP उत्पादों के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा और इन्हें विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता भी मिलेगी। एक जिला एक उत्पाद योजना का मकसद प्रदेश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। वहीं जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को एक नए स्तर पर पहुंचाना है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के बाद ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की चर्चा चारों ओर हो रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार भी इस पे विशेष जोर दे रही है। वहीं राइजिंग राजस्थान के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 9 नीतियों की घोषणा की गई, जिसमें ODOP भी शामिल थी। बात करते हैं महेंद्र मिश्रा जी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से ODOP को लेकर लगातार भजनलाल सरकार और केंद्र सरकार भी लगातार प्रयासरत रही। अगर हम बात करें इसके शुरुआती दौर के बारे में तो 2018 में यूपी सरकार द्वारा इसको लाया गया, फिर 2021 में इसकी सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको अपनाया और वहीं राजस्थान से ब्लू पॉटरी और मकराना मार्बल को ODOP के अंतर्गत जोड़ा गया। बात की जाए राजस्थान के जिले विशेष में, आज 33 जिलों में अगर ODOP स्कीम को लागू किया जाता है, उसको बेहतरीन तरीके से प्रमोट किया जाएगा तो ये कितने महत्वपूर्ण साबित होगी। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का आभार, अभिनंदन। मैं महेंद्र मिश्रा, लघु उद्योग भारती से। ODOP जिसकी आज पूरे देश के अंदर एक विशेष संदर्भ के अंदर चर्चा होती है, मैं थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आज की पूरी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना चाहूँगा। ODOP का जो बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारे ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और किसानों को की आर्थिक मदद के लिए एक इनडायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए केंद्र सरकार का इसका एक विचार करके ये आया हुआ निर्णय है। इसके अंतर्गत जब केंद्र में ये नीति बन गई तो उसके बाद सभी राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर के ऊपर इसको और इन्हेंस करते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपने अपने भौगोलिक इस परिस्थिति को और वहाँ के उत्पादों को देखते हुए इस पर कार्य करना आरंभ किया। मोटे तौर के ऊपर राजस्थान के अंदर 2020 के अंदर पहली बार इस बारे में चर्चा हुई थी और उसके ऊपर प्रारंभिक स्तर पर काम होना शुरू हुआ था। देखिए, भारत की जो एक सबसे बड़ी जो खूबी है, हम विशेषता बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ, भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ, भिन्न भिन्न भौगोलिक स्थिति और सभी तरह का वातावरण यहाँ मिलता है। उन्हीं सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए, उस स्थान की विशेषता को बरकरार रखने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का प्रयास करना बहुत आवश्यक है। जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, तो जब तक हमारा ग्रामीण अंचल विकसित नहीं होगा, वहाँ पर उसको रोजगार नहीं मिलेगा और उसकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, तब तक विकसित भारत की परिकल्पना करना बेकार है। और उसकी ये प्रारंभिक सीढ़ी के रूप में हम इसको देख सकते हैं ODOP को। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में पहले 33 जिले थे, तो 33 जिलों के आधार के ऊपर यह समझा गया कि उसको हम 2 भागों के अंदर बांट के देख सकते हैं। एक कृषि आधारित उत्पाद हैं या जो कृषि की विविधता है उनको देखते हुए, दूसरे वहाँ की जो लोकल या खनिज या कोई भी आर्टिजनशिप या किसी की हस्तशिल्प कला या इसी तरह की चीज़ों को देखें। तो इसी क्रम के अंदर राजस्थान के अंदर इन्होंने 2 कैटेगरी के अंदर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है। मैं एक बात और बताता हूँ, किसी भी राष्ट्र को अपने अतीत से जोड़ने के लिए जो उसकी कला है, संस्कृति है और विरासत है, उससे जोड़े रखना आगामी पीढ़ी को बहुत ज़रूरी है। जब भी वो राष्ट्र भी अक्षुण्ण रहेगा और उसमें राष्ट्रीयता की भावना भी आगे आएगी। तो इसका ये भी एक लक्ष्य हमारा रहेगा कि हर भारतवासी के अंदर ODOP के माध्यम से, चूंकि वो वहाँ की स्थानीयता और उसके अतीत से उसको जोड़ेगी, इसकी बहुत बड़ी अहमियता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अहमियत तो जिले भर में इसकी अहमियत भी है और उत्पाद भर भी, क्योंकि हर जिले का एक अहम और विशिष्ट उत्पाद है। उसको लेकर भी न केवल जब प्रदेश सरकार भी इसको प्रमोट जब करेगी, इसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो मुझे विश्वास है कि वैश्विक स्तर पे इसको एक मंच प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं गरिमा जी आपसे, क्योंकि आप स्वयं एक ODOP निर्माता भी हैं, ब्लू पॉटरी, जिसका आज पूरे विश्व भर में नाम है। ब्लू पॉटरी के लिए जयपुर का नाम जोड़ा जाता है, जयपुर को ब्लू पॉटरी से बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है। अगर बात की जाए ब्लू पॉटरी और अन्य कारोबारों की जिसमें ODOP भी शामिल रहेंगे, तो
क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ता था और ओडीओपी के बाद में कितनी सरलीकरण होगा, कितना एक प्रोत्साहन मिल पाएगा जो कारोबारी हैं, जो निर्माता हैं उनको? नमस्कार, मैं गरिमा सैनी, ब्लू पॉटरी की एक हस्तशिल्पी। मैंने इस कला को अपने घर में बचपन से बनते हुए देखा है। मेरे पिताजी को नेशनल अवार्ड और शिल्प गुरु भारत सरकार द्वारा दिया गया है। उनके इस शिल्प में अपने इन्वॉल्वमेंट और उनके कार्य के लिए, क्योंकि शुरू से मैंने देखा है तो मैंने उनकी जर्नी और उनकी स्ट्रगल भी देखी है कि जब वो शुरू में बनाते थे तो कितनी मेहनत लगती थी। बट जब से भारत सरकार के मेक इन इंडिया जीआई टैग जो हमें 2009 में मिला और उसके बाद जब से ओडीओपी में ब्लू पॉटरी को एक अहम प्रोडक्ट की तरह चूज़ किया गया, उसके बाद से हमारी जो कला है उसको और अच्छे लेवल पे एक प्रमोशन मिला है। क्योंकि भारत सरकार इसमें जुड़ रही है तो और भी बड़े लेवल पे हम इसे देख रहे हैं। क्योंकि जो ब्लू पॉटरी है जयपुर की, वो सिर्फ जयपुर में बनाई जाती है। आप पूरी दुनिया घूम सकते हो, इसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, पर इसको बनते हुए देखने के लिए आपको जयपुर आना पड़ेगा और यही इसकी नायाब खासियत है। तो जब इसको ओडीओपी का पार्ट बनाया गया तो उसके तहत जो भारत सरकार ने इसको और राज्य सरकार ने भी इसको और प्रमोट करना चालू किया, उससे मेरे जैसे यंग जो हस्तशिल्पी हैं उनको एक बूस्ट मिला कि हम भी इन कलाओं को अपना रोज़गार बना सकते हैं। और यही ओडीओपी की खासियत भी है। मुझे लगता है कि इस तरीके की जो सरकार की स्कीमें हैं, इससे हमें जो यंग जनरेशन है उसको इन कलाओं का हाथ थामने में और एक तरीके से आसानी होगी, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार का एक सपोर्ट हमें पूरी रूप से मिलेगा। बिल्कुल गरिमा जी, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार संकल्पित होकर लगातार अनेकानेक योजनाएं ला रही हैं और मुख्य रूप से हस्तशिल्प, बुनकारों और कारीगरों को लेकर जिस प्रकार से प्रदेश सरकार संकल्पित है और इन योजनाओं को हम देखते हैं तो लगता है कि इनको न केवल वैश्विक मंच मिल पाएगा, अपितु इनको एक प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। बात करें विमल जी आपसे, तो विमल जी आप लंबे समय से एक उद्यमी भी हैं और जितनी परेशानियां एक उद्यमी को देखनी पड़ती हैं, जितनी एक मंच नहीं मिल पाता है, ओडीओपी के माध्यम से क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से जो हमारे उत्पाद हैं जो वैश्विक मंच को प्राप्त हो सकते हैं, जिनकी एक महती भूमिका हो सकती है, उनको अब प्रोत्साहित किया जाएगा? नमस्कार, मैं विमल कटियार। मैं उद्योगपति तो मैं अपने आप को ज़्यादा नहीं मानता हूँ। मैं एक नीचे से, जैसे मैंने एक समाज के लिए जो काम किया है जी। तो मैं देखता था कि जब मेरे फादर ने एक नया जब बिज़नेस चालू किया था तो उस समय हम छोटे थे तो हम देखते थे कि वो कैसी परेशानियों से जूझते हुए वो काम करते थे। और उन्होंने जब काम किया तो हम सोचते थे कि है ना सरकार इस तरह की कोई योजना लाए जिससे क्या है ना आराम से एक बिजनेसमैन को एक आराम से काम कर सके जी। तो वो जब मैं इस स्थिति में आया, जब अपना बिजनेस संभाला, तो उस समय जो परेशानियाँ आती थी वो हम उसको फेस करते थे। कुछ अधिकारियों की, कुछ गवर्नमेंट की जो मशीनरीज है उनके कारण जो परेशानी आती थी, फिर अपना एक जो माल बनता था उसको बेचने जाने के लिए कई जगह जाना पड़ता था। ये सरकार ने जो ये एक जिला एक उत्पाद की जो योजना बनाई है, ये एक बहुत अच्छी योजना है और अच्छी कारगर है, जिससे कि एक ही ज़िले में एक ही जगह आपको है ना हर चीज़ जो मिल जाए। पर वो जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसको बनाने के लिए और उसके पर मैं सरकार से ये करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि है ना जो ये प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके लिए अच्छी गुणवत्ता के लिए वहाँ पर है ना कोई मशीनरीज लगे, कोई है ना अच्छा जो उसको जो टेस्टिंग जो होता है एक लैब होती है उस तरह की कोई वहाँ पर है ना वो रखे। ये मेरा सरकार से गुजारिश है कि जो उद्योगपतियों को जो प्रॉब्लम है, खासकर एमएसएमई को तो बहुत ही ज़्यादा है ना दिक्कतें हैं, क्योंकि अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद फिर उनको जो बेचते हैं, बेचने के बाद उनको जो पेमेंट नहीं मिलता, तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि उनको पेमेंट की भी होती है, जो कि पेमेंट है ना। पर सरकार ने कई योजना जो बनाई है उसके लिए मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ कि जो केंद्र सरकार ने जो योजना निकाली है और राजस्थान सरकार अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ, जो यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी ने जो इसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहित कर रहे हैं,
उसके लिए मैं उनको लिए धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह का कार्य करेंगे तो उद्योगपतियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि पहले जिस प्रकार से अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जो नए स्टार्टअप भी होते थे, अगर कुछ उद्यमी हिम्मत करके कुछ नया शुरुआत करने की कोशिश करते थे तो अनेक जो परेशानियां थी, चाहे वो प्रशासन स्तर पे हो, चाहे बाजारी स्तर पे हो, तो उनके मद्देनजर उनको अनेकानेक परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसके प्रकार से जो उनका मनोबल है वो भी टूटता नजर आता था। अगर हम बात करें महेंद्र जी आपसे, क्योंकि एमएसएमई और लघु उद्योग भारती से लगातार आप इन व्यवसायों को, इन कारोबारों को, इन शिल्पकारों को लंबे समय से देख रहे हैं, तो जिस प्रकार की परेशानियां विमल जी ने अंकित की, जिस प्रकार की परेशानियां उन्हें बताई, उन परेशानियों का किस प्रकार से निस्तारण किया जा रहा है और ओडीओपी के माध्यम से किया जा सकता है? और जी, मैं सबसे पहले तो अभी जो चर्चा हो रही थी जयपुर की ब्लू पोर्ट्री के बारे में, उसमें एक वाक्य और ऐड करना चाहूँगा। ब्लू पोर्ट्री को जो राजस्थान से 2 उत्पाद ही ऐसे चुने गए हैं जिनको इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करना है, उसमें से ब्लू पोर्ट्री एक है, क्योंकि ब्लू पोर्ट्री को किसी पहचान की या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान सरकार ने इसकी विशिष्टता को देखते हुए ये तय किया है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका और उत्पादन होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सब जगह जाए, इसके लिए विशेष प्रयास करेंगे। इस कैटेगरी के अंतर्गत ब्लू पोर्ट्री को चुना गया है। जी, अब बात आती है एमएसएमई सेक्टर की और स्टार्टअप की बात करें तो ये एक सर्वविदित तथ्य है कि जो एमएसएमई सेक्टर है, विशेषकर इसको राजस्थान के संदर्भ में समझे तो इसकी 2 जो अभी तक की हम लोगों ने जो चिन्हित किया है कि 2 अगर चीज़ें अगर राजस्थान सरकार कुछ एक माहौल बना दे या कुछ एक फैसिलिटेट कर दे तो उसमें राजस्थान का इसमें विकास हो सकता है। उसमें पहला है बिजली। बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या अभी तक राजस्थान में पिछले 5-4 साल से अगर हम देखें तो उद्योग निरंतर बिजली कटौती से त्रस्त हैं। हालांकि ये भी एक विडंबना है कि राजस्थान सर्वाधिक बिजली के टैरिफ के मामले में जो सर्वाधिक 3 राज्य हैं हिंदुस्तान के, उसके अंदर आता है। इतना हाई टैरिफ होने के बावजूद निरंतर सप्लाई में कमी, ये एक विडंबना रही है। मैं ये समझ रहा हूँ इसको कि जो इस समय राइजिंग राजस्थान हुआ है, जिसके अंदर जो MOU हैं, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो करीब 75 to 80% तक का निवेश सोलर के अंदर आने जा रहा है। तो इसका MSME को जो सीधा बेनिफिट होने जा रहा है वो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 या 4 साल बाद में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये पहली बात, उसे निरंतर उद्योगों को बिजली की आपूर्ति मिलेगी। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव रेट के ऊपर पड़ोसी राज्यों के समकक्ष अगर उसको बिजली की आपूर्ति मिलेगी, और क्योंकि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे मैं बात करूं विशेषकर मैं भी उस सेक्टर से आता हूं, स्टील इंडस्ट्री का तो रॉ मटेरियल बिजली है, और बिजली अगर उसको हायर रेट में मिलती है तो उद्योगों का पलायन होता है। तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय इस लिहाज से बहुत अच्छा होने जा रहा है। दूसरी बात आती है जो MSME सेक्टर को और स्टार्टअप के लिए आती है। स्टार्टअप शुरू करना आज की आवश्यकता है। अगर भारत को विकसित बनाना है तो हमारे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उसको हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हमें नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लगभग हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है जहाँ पर स्टार्टअप सेल या एंटरप्रेन्योरशिप सेल नहीं बनी हो। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर रजिस्टर्ड बच्चे भावी उद्यमी बनेंगे, और जब वो उद्यमी बनते हैं और उनके अंदर कोई विचार आता है या अपनी कोई उसके अंदर प्रतिभा होती है, उसको वो धरातल पर लाने के लिए जब कोई स्टार्टअप करते हैं तो उसके अंदर देखा यह गया है कि सबसे ज़्यादा समस्या जो एक आती है, मैं बोल सकता हूं कि बंद होने वाले स्टार्टअप की जो एक सबसे बड़ी समस्या है, 50% से ज़्यादा जो स्टार्टअप बंद होते हैं वो वित्त की समस्या के कारण बंद होते हैं। कुछ समय क्योंकि स्टार्टअप एक लॉन्ग जर्नी है, वहाँ पर एक नया आइडिया आता है, एक आइडिया जो है वो अपनी जगह एकदम सही है, परंतु उसको प्रैक्टिकलिटी और बाज़ार में कम्पिटिटिवनेस, क्योंकि उसको अंततः उत्पाद के रूप में जब मार्केट में आना होता है तो उसकी लागत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आ जाता है। और ये एक टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्टअप किया और अगले साल या 2 साल में आपको रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा ये सब चीज़ें अपवाद है। देखा यह गया है कि कम से कम भी 5 साल का एक ये निरंतर पीरियड होता है, और 5 साल में आर्थिक रूप से वो जब टूट जाता है और उसको जब कोई सहायता नहीं मिल पाती है तो वो अंततः बंद होने के कगार पे पहुंच जाता है। इसकी दृष्टि से भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी जी की सरकार बनने के बाद में और राजस्थान सरकार ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
जो इस तरह के स्टार्टअप के लिए मुद्रा योजना जैसी और भी कई योजनाएं लागू की है, जिसके अंदर बिना कोलेटरल सिक्योरिटी कोई भी युवाओं को, क्योंकि युवाओं के पास ऐसा नहीं होता कि वो कुछ भी गारंटी दे करके कोलेटरल दे करके पैसा ले लें, तो इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं। अब सवाल है कि योजना बनना और फिर उसके बाद में उसका फंड एलोकेट होना और तंत्र द्वारा उसको ज़रूरतमंद तक पहुंचाना या उसकी सूचना वहां देने का कार्य है। तो ये अब देखा जाएगा, इसकी सभी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जो हमारा तंत्र है वो किस तरह से इन योजनाओं को धरातल तक लेकर आता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार की समानांतर जो चुनौतियां हैं और जितनी सुविधाएं सरकार को दी जा रही हैं, उसमें प्रकाश आपने महेंद्र जी बिल्कुल डाला। मैं बात करना चाहूंगा गरिमा जी आपसे, क्योंकि आप स्वयं ओडीओपी प्रोडक्ट चला रही हैं, उसको लंबे समय से उसको बना रही हैं, उसकी निर्माता भी हैं। क्योंकि जो ओडीओपी स्कीम है उसके अंतर्गत 15% जो सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है सरकार द्वारा, वो कितना महत्वपूर्ण है आपके अनुसार? जैसे कि सर ने बताया कि कागजों पे तो बहुत सी चर्चाएं अक्सर सरकार कर लेती है, बट जब धरातल पे उन चीज़ों को उतारा जाए तो वो बहुत ही, उसका जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है। क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट भी हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, और मैं कई बार जाती हूँ तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, और क्योंकि हम एक छोटा बिजनेस रन करते हैं तो कभी कभी उन कागजी कार्रवाइयों में इतना फंस जाते हैं कि जब तक वो एंड प्रोसेस पे पहुंचता है उससे पहले हम सोच लेते हैं कि रहने देते हैं, इससे बढ़िया हम कार्य करें और पैसा अर्न करें और फिर उसको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब जिस तरीके से वो होए, वो थोड़ा हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि इतना पेपर वर्क, क्योंकि मैंने तो फिर भी अपनी एजुकेशन मास्टर्स इंटरनेशनल बिजनेस में किया है, बट जैसे मेरे पापा हैं तो क्योंकि वो एक आर्ट फील्ड से रहे हैं और उनके लिए ये कागजी कार्रवाई करना वो एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो उनके लिए ऐसे ही बहुत से जो ये छोटे एमएसएमई हैं और आर्टिजन्स हैं जो इस तरीके के लोन के लिए या अपने एंटरप्रेन्योर को बड़े करने के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी उन जो चुनौतियां आपने बताई उनके साथ में मैं बात करना चाहूंगा विमल जी, जो स्टेट लेवल की रिव्यू कमेटी की भी गठन की घोषणा की गई थी इसके साथ में, जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की घोषणा की गई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, तो उसके साथ में स्टेट लेवल की रिव्यू कमेटी और साथ ही साथ में टास्क फोर्स बनाने का भी घोषणा की गई। क्योंकि जिस प्रकार से योजनाएं चलाई जाती हैं परंतु वो कागजी रह जाती है, इस प्रकार से गरिमा जी ने भी कहा कि वो कागज पे ही रह जाती हैं, धरातल पे नहीं आती हैं, तो इसको सुनिश्चित किया जाए कि जो कागज में योजनाएं लाई जा रही हैं या जो वादे सरकार कर रही है वो धरातल पे भी हो। इसके लिए भजनलाल सरकार द्वारा स्टेट लेवल की रिव्यू कमेटी और साथ ही साथ टास्क फोर्स का गठन की भी घोषणा की गई। इस पे आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, सरकार अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ उसके बाद है ना, सरकार ये चाह रही है कि जो जितने एमओयू हैं उनको सही ढंग से धरातल पे आए, और उन्होंने उसके लिए कार्य भी कर रहे हैं। पर उसमें मेरा एक सुझाव ये है कि ये सब चीज़ें तो हो रही है, पर है ना सरकार इसकी जो एक मॉनिटरिंग के लिए हर ज़िले में एक है ना उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकारी के साथ है ना जो उद्योगपति हैं उनको भी साथ में है ना इन्वॉल्व करें, जिससे क्या है उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं वो है ना सामने आए। वो सामने आएगी तो अधिकारी है ना उसको सुनिए, और अधिकारियों की मॉनिटरिंग है ना मुख्यमंत्री जी भी करें कि है ना वो अधिकारी सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उद्योगपति सबसे पहले है ना, उद्योग तो ये चाहता है कि उसने लगाया। जैसे मैं मेरे लिए बोलूं कि जब मेरे फादर ने शुरू में बिजनेस चालू किया तो पहले वो इंडस्ट्रीज़ में ही थे, उद्योग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में थे, तो उन्होंने यही कहा कि है ना मैं है ना खुद नौकरी नहीं करूँगा, मैं लोगों को रोज़गार दूंगा। तो उन्होंने इस चक्कर नौकरी छोड़ के एक है ना इंडस्ट्री चालू करी। धीरे धीरे वो इंडस्ट्री जो है रन करती गई, बढ़ती गई। तो उन्होंने मेरे फादर ने हमको ये बताया था कि आपको चाहे है ना कुछ नहीं मिल रहा हो, बराबर भी काम कर रहे हो, पर ये समझे कि अपन कितने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनका घर का खर्चा चल रहा है। तो ऐसी सरकार है ना वो भी ये सोचे कि उद्योगपति जो आज इतने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं तो उद्योगपतियों का भी ध्यान रखे, उनको है ना जो समस्या आ रही है उनको देखे, उनको रिव्यू करे। तो ये मेरा सरकार से ये एक गुजारिश है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के लिए मतलब जिस प्रकार मैंने कहा कि जो रिव्यू कमेटी है उसका गठन किया जाएगा। महेंद्र जी आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो प्रावधान रखा गया है स्टेट लेवल की रिव्यू कमेटी और टास्क फोर्स का, अगर इस पर आप कुछ प्रकाश डाल पाएं कि किस प्रकार से इसका चयन किया जाएगा, इसमें कौन कौन से लोग रहेंगे और किस प्रकार से ये कार्य करेगी। जी देखिए, राजस्थान सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है,
क्योंकि लघु उद्योग भारती ने इसके पहले जब राइजिंग राजस्थान के लिए जब हम बैठे थे, हम लोग ने चर्चा की, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कुछ सुझाव दिए थे राज्य सरकार को कि राइजिंग राजस्थान को सक्सेस करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसमें से एक सुझाव था कि सबसे पहले था कि अभी तक जो पिछले 5-7 वर्षों से एकल खिड़की की घोषणा सब सरकार करती है और वहाँ पर एक दिखने में भी आता है या कहीं भी लिखा भी रहता है कि एकल खिड़की काम कर रही है, परंतु धरातल पर उसका अस्तित्व नहीं था। ऐसी कोई भी मैकेनिज्म वहाँ नहीं था कि एक विंडो पर जाकर के आप अपनी बात कर दें। आपको ये सभी आप लोग भी जानते होंगे, एक उद्योग को लगाने के लिए करीब करीब 35 से ज़्यादा विभागों से या तो एनओसी लेनी पड़ती है या उनसे परमिशन लेनी पड़ती है या उनके पास में प्लान पास करवाना होता है। इस तरह के उनसे संपर्क करना पड़ता है। अब होता क्या है कि उद्यमी कोई भी बाहर से आया, यहाँ के उद्यमियों की मैं बात नहीं करूँ क्योंकि वो तो यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ से छोड़ कर जाने से पहले 4 बार सोचना पड़ेगा क्योंकि उसका बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट उसमें लगा हुआ रहता है। परंतु बाहर का उद्यमी जब आता है तो उसके सामने ये समस्या आती है कि वो 1 या 2 या 3 बार डिपार्टमेंट में चक्कर काटता है, फिर छोड़ता है कि छोड़ो अपने पड़ोस के स्टेट में देखते हैं वहाँ पर क्या फैसिलिटी है, वो वहाँ चला जाता है। तो इसके लिए राज्य सरकार ने इस बार जो हमने उनसे डिमांड की थी, उन्होंने उसका वादा किया है कि एकल खिड़की वास्तव में काम करेगी। फिर हमने एक डिमांड और की थी कि साहब एकल खिड़की के अंदर काम आ गया, परंतु आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई इन्वेस्टर है और उसके इन्वेस्टमेंट के लेवल को देखते हुए उसके ऊपर एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करें जो उसके इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, कोई आईएएस भी हो सकता है, आरएएस भी हो सकता है या कोई अन्य अधिकारी भी उसके इन्वेस्टमेंट और उसके नेचर को देखते हुए हो सकता है, और वो उसके साथ कोलैबोरेट करें और उनकी देखें कि उसके पास में क्या समस्याएं आ रही है और उसका निराकरण कैसा हो सकता है, क्या उसको विधिक सहायता मिल सकती है या डिपार्टमेंट से कैसे काम में लेना, वो उसके बारे में बात करें। इसके साथ आगे बढ़ के हमने एक और बात सरकार से कही थी कि चूंकि लघु उद्योग भारती का व्याप पूरे प्रदेश के अंदर है, हालांकि हम लोग राष्ट्रव्यापी हैं, परंतु राजस्थान के अंदर हमारी 12,000 से ज़्यादा सदस्य हैं, लाइफ मेंबर हैं और करीब करीब 167 जगह हमारी इकाइयाँ हैं जो ऑफिस कार्यरत हैं। तो और हमारे उद्यमी जो हैं ऐसे 20 साल, 30 साल, 40 साल से भी ऐसे हैं कि जो उद्योग जगत में काम कर रहे हैं और उनको सभी तरह का खट्टा मीठा अनुभव और यहाँ के तंत्र के बारे में जानकारी हो गई है। तो हमने वॉलंटरीली ये बोला था उनको कि ऐसे उद्यमी जो अब एक तरह से कहें कि वानप्रस्थी टाइप के होने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया है और वो समाज के लिए अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। हमने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है कि वो उद्योग मित्र के नाते और इन्वेस्टर के कि ये काम आप जो करना चाहें, जो प्लांट को धरातल पे लाना, उसके अंदर ये सैद्धांतिक रूप से, परंतु आप जानते हैं कि घोषणाएं और जो धरातल के ऊपर जो फर्क आता है वो फर्क रहता है। देखते हैं, अभी हम लोग बड़े आशान्वित हैं और मान के चल रहे हैं क्योंकि सरकार ये जो एक आज का जो माहौल है राजस्थान का, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से पहले साल के अंदर किसी सरकार ने, मैं कहूँगा कि इन्होंने जोखिम लिया, एक तरीके से अपने आप को चैलेंज किया है, अपनी शक्ति और अपना दृढ़ संकल्प को दिखाने की इन्होंने एक व्यवस्था की है कि पहले साल में ये किया है। आगे के साल के लिए इन लोगों को हम लोग भी, आप पत्रकार जगत से भी लोग, सभी लोग इनसे सवाल पूछेंगे कि भी आपने जो एमओयू किए हैं उनका धरातल में क्या हुआ। रिव्यू कमेटी बनाएंगे, परंतु रिव्यू कमेटी का क्या खाका होगा वो अभी तक हमारे पास में नहीं आया है। हम चाहेंगे कि ऐसे में हमारी भूमिका भी तय की जाए तो हम इसके अंदर एक सकारात्मक परिणाम लाने में सरकार का सहयोग करेंगे। परिणाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अगर हम आगे बढ़े हैं गरिमा की ओर, गरिमा जी, जिस प्रकार से बात की जाए ब्लू पॉटरी की, क्योंकि उसी का निर्माण आप दशकों से आपके परिवार कर रहा है, ब्लू पॉटरी वैश्विक स्तर पे एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ब्लू पॉटरी जैसे और भी शिल्प हैं, क्योंकि आप ब्लू पॉटरी से संबंध रखती हैं, क्योंकि तो ब्लू पॉटरी से जो और शिल्प हैं, शिल्प विपणन सहायता की जो घोषणा राज्य सरकार द्वारा ओडीओपी के अंतर्गत की गई, वो कितनी अहम है, क्योंकि ये वो शिल्प हैं जिनको बचा के रखना बहुत जरूरी है, जिनको प्रमोट करना, जिनको प्रोत्साहित करना बहुत अहम है। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगी ये सब जो सरकार ने नीतियाँ निकाली है, क्योंकि हमारे देश की, हमारे राज्य की ऐसी बहुत सी कलाएं हैं जो लुप्त होने के कगार पे है। और जब सरकारें ऐसी योजनाएं लेके आती हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में राजा महाराजा होते थे और आज के ज़माने में जो सरकार है वो राजा महाराजा हैं और उनके सानिध्य में ही कलाओं और देश का विकास होता है। तो इन योजनाओं से जो कलाएं हैं, जो बूस्ट मिलेगा, उनका प्रमोशन होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ओडीओपी
के अंतर्गत जो प्रमोशन और जिन हमने भी राज्य सरकार के साथ MOU साइन किया है, तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अगर बात करें हम केवल ब्लू पॉटरी की, तो ब्लू पॉटरी में कारीगरों को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, और बाकी कलाओं से, बाकी शिल्प से ब्लू पॉटरी ही एक अलग क्यों है? क्योंकि हम जानते तो सब हैं ब्लू पॉटरी के बारे में, पर विशेष क्या है वो अगर आप बताएंगे, आप प्रकाश डालेंगे तो विशेष रहेगा उस पर। जो जयपुर की पॉटरी है वो क्ले से बनती है, पर जो जयपुर की ब्लू पॉटरी है वो क्वार्ट्ज स्टोन पाउडर से बनती है, चकमक पत्थर से। इसके बनाने में 45 बार ये लोगों के हाथ से निकल के एक हीरे को जैसे तराशा जाता है उस तरीके से इसे तराशा जाता है, इसे टुकड़ों में जोड़ के एक आकार दिया जाता है, फिर इसको नेचुरल मेटेलिक ऑक्साइड कलर से हाथ से पेंट और कलर करके ग्लेज करके और पकाया जाता है। और हमारी जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद 20-25 दिन उस पर पूरा कार्य करने के बाद जब उसे हम पकने हमारी भट्टी में डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है उसका हमें कोई आइडिया नहीं रहता है। तो 10 से 20% क्योंकि ब्रेकेज होता है जी, तो वो इसकी जर्नी को और चैलेंजिंग बना देता है। जी जी, महेंद्र जी अपना कुछ विचार साझा करना है आपके और आना चाहूंगा। महेंद्र जी। जी, मैं थोड़ी सी बात अभी पिछली बार अधूरी रह गई थी, मैं उसी को और आगे बढ़ाता हूँ। गरिमा जी भी जो बात बोल रही हैं, देखिए जो ODOP वाला जो है, इसके पीछे एक बेसिक कंसेप्ट भी है कि जहाँ पर जैसे आप जयपुर की बात करें, जयपुर में ब्लू पॉटरी का हब है, ऐसे ही हर जिलों के अंदर कोई न कोई उसकी खासियत है और उसका काम करेंगे। उनकी कुछ कॉमन समस्याएं होती है, जैसे अभी मैडम ने बताया कि जब ये भट्टी में पकाने के लिए ले जाएंगे और उसमें पता नहीं कि इनका ब्रेकेज 10% आएगा कि 20% आएगा। यहाँ पर इनको एक टेक्निक की जरूरत होती है, जो टेक्निक अगर ये इंडिविजुअल स्तर पर नहीं ले सकते तो वहाँ पर ODOP में इसका प्रावधान किया गया है कि जहाँ पर इसको क्लस्टर बेसिस पर डेवलपमेंट की जो बात करते हैं उसके देखेंगे परिप्रेक्ष्य में, तो यही सब चीज़ें हैं कि जैसे आपको अगर आज के दिन की आप परंपरागत भट्टी के ऊपर इसको पकाते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इसके कला के ऊपर या कलाकृति के ऊपर कोई अगर फर्क नहीं आवे, तो इस तरह की आज की नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर ओवन या जैसे भट्टी इस तरह की डिज़ाइन हो सकती है, पर्टिकुलरली आपकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, और वो इस तरह के सभी जितने भी इसके कारीगर हैं या जितने भी हस्तशिल्पी हैं, क्योंकि वो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर इतना बड़ा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ODOP और सरकार का सहयोग आएगा। और इस तरह का कार्य अगर यहाँ भी किया जाएगा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जैसे, क्योंकि अगर 20% तक का अगर रिजेक्शन आ गया तो उसकी कॉस्टिंग के ऊपर बड़ा विपरीत प्रभाव डालेगा, और जो भी उसका हस्तशिल्पी है उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बेचने की रेटें तो एक तरह से लगभग फिक्स होती है। आजकल बायर मार्केट है, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रेट नहीं ले सकते, परंतु वहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन का काम ODOP या क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से हो सकता है। ये एक बेहतरीन एक बिंदु उठाया महेंद्र जी ने, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास और इंफ्रा का विकास करना बहुत जरूरी है। मैं विमल जी आपकी ओर आना चाहूंगा। जो एकीकृत बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसकी ओर भी केंद्र सरकार साथ साथ में जो प्रदेश सरकार है उसने हाल ही में ODOP के माध्यम से उस पर जोर दिया है। उसको विकास के लिए भी अनेक योजनाओं के साथ में प्रयास किए जा रहे हैं। आपके अनुसार उद्यम के लिए कितना जरूरी है कि बुनियादी ढांचा का डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाए, साथ ही साथ इंफ्रा पे भी जोर दिया जाए? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि जब तक है ना किसी चीज़ के लिए अपन जब बढ़ते, जब तक उसका इंफ्रा अच्छा नहीं होगा, जब तक है ना वो प्रोडक्ट अच्छा होगा ही नहीं। तो इसलिए सरकार ने जो है ना आज जो योजनाएं बनाई है कि एक उद्योगपति हो कि जब एक नया एक चालू करता है, स्टार्टअप चालू करता है, तो उसको है ना हर चीज़ की जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये चीज़ें ध्यान करी है और उसकी योजनाओं में सरकार आगे बढ़ भी रही है। मैं उसके लिए है ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए यह है कि उन्होंने जो है कि एक माहौल बनाया है कि उद्योग के लिए कि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा पनपे, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि रोज़गार की भी एक समस्या है, वो बहुत हद तक सॉल्व होती है। तो इंफ्रा एक ज़रूरी है, पर मैं इंफ्रा के साथ साथ एक चीज़ और करता हूँ कि जैसे जिसने उद्योग लगा दिया जी, उद्योग लगाने के बाद उसको उसने बेचा, माल बेचा, उसको उसका पेमेंट है ना टाइम पे नहीं मिलता, तो ऐसे ऐसे धीरे उद्योग है ना ख़त्म हो जाता है। उसके पास है ना पेमेंट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? बैंक से या तो वो पैसा लेता है, पर बैंक का है ना यदि उसका पैसा है ना वो ज़्यादा टाइम रुक गया तो उसका ब्याज है, तो ब्याज है ना उसके साथ अभी सरकार ने जो हमें जानकारी है कि है ना MSME के लिए उन्होंने 45 दिन का जो रखा है कि 45 दिन में उनको पेमेंट मिलना चाहिए। सरकार ने तो है ना उसको कर दिया, पर ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही एक उद्योगपति दूसरे उद्योगपति से या कोई भी है ना इंफ्रा का काम कर रहा, उनको तो 45 दिन में पेमेंट बाउंड कर दिया। पर सरकारी डिपार्टमेंट में जो है ना सप्लाई हो रही है, जा रहा है,
आप माल बेच रहे हो तो उसका है ना कोई है ना वो नहीं है, वो 3 महीने में आएगा या 6 महीने में आएगा, उसका कोई ब्याज नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो है ना ऐसे में सरकार से ये है कि MSME डिपार्टमेंट के लिए पैसे की भी व्यवस्था जो 45 दिन में है उसको बाउंड करें और है ना सरकारी डिपार्टमेंट से वो पैसा उनको 45 दिन में मिलना चाहिए। उठाया कि जो तकनीक है, इंफ्रा का विकास है, बुनियादी ढांचे हैं, उनके विकास के साथ में जो पेमेंट वाला विषय है उसको विमल जी उठाया। महेंद्र जी आपकी ओर आना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसका बेहतर उत्तर आप दे। MSME का भी लगातार आप कार्य देख रहे हैं, राइजिंग राजस्थान में आपने एक अहम भूमिका निभाई, तो पेमेंट को लेकर क्या विषय है और कितनी महती भूमिका सरकार निभा रही है इसके उपाय ढूंढने के लिए? देखिए, पूर्व में जब अपन चर्चा कर रहे थे तब ये विषय ध्यान में आया था कि MSME सेक्टर का या स्टार्टअप के लिए वित्त एक बहुत बड़ी समस्या रही है और ये यथार्थ है। मैं इसके लिए कोई भी आप किसी भी स्तर के आप एंटरप्रेन्योर से आप बात करेंगे, चाहे वो माइक्रो है, चाहे स्मॉल है, चाहे मीडियम है, जो वित्त प्रबंधन की एक बात आती है वो बहुत ही अपने यहाँ पे खराब स्थिति थी। हम लोग लघु उद्योग भारती के माध्यम से हम लोग निरंतर पिछले करीब 10 सालों से इस विषय को केंद्र स्तर के ऊपर उठाते आ रहे थे। तो हम लोग जैसे बार बार डिमांड करते हैं कि साहब आप इंटरेस्ट में सब्सिडी दे दीजिए या इंटरेस्ट को इजी कर दीजिए, ये जो कोलेटरल फ्री जो आपके देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट से सरकारें दे रही है, इसके पीछे भी लघु उद्योग भारती का ही प्रयास रहा था। और अब परंतु इसके अंदर भी एक चीज़ और आप देखेंगे कि जितने भी कोलेटरल फ्री लोन हैं वो कम से कम 1 से 2% तक ज़्यादा हाई रेट पे मिलते हैं। तो कोलेटरल फ्री लोन मिल रहे हैं, ये अपने आप में यथार्थ हैं, और एक जो कैपेबल नहीं है उसको आप हायर रेट के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये भी अपने आप में दोनों कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, परंतु दोनों यथार्थ हैं। तो जब निरंतर इसके ऊपर चर्चा करते रहे तो चर्चा में ये बात दिमाग में आई कि साहब सबसे बड़ी बात है कि अगर टाइम पे पेमेंट हो जाए, कोई भी उद्यमी अपना माल या व्यापारी अपना माल बना करके आगे बेचे तो उसकी श्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि लघु उद्योग भारती का भी ये कहना था, अन्य जितने भी औद्योगिक संगठन रहे हैं उन सब का ये बोलना था कि साहब हम एक रजिस्टर्ड व्यापारी को माल बेच रहे हैं, रजिस्टर्ड व्यापारी अगर किसी भी तरीके से उसका जो भी कमिटमेंट कर लेता है उसके ऊपर फर्म नहीं रहता है, तो इसके लिए पहले तो सरकार ने एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई थी, आपको ध्यान होगा सभी स्टेट के अंदर है, राजस्थान में भी है, और उसके अंदर ये बाउंड किया था कि फैसिलिटेशन काउंसिल इस तरह के पेमेंट के डिस्प्यूट को 90 दिन में टाइम बाउंड एक किया था कि 90 दिन के अंदर उसका निस्तारण कराएगा, पेमेंट दिलाएगा। परंतु भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत व्यापारी हैं, बहुत उद्यमी हैं, फैसिलिटेशन काउंसिल में भी फिर बाद में इतने केस आ गए कि सरकार की ये जो टाइम बाउंड वाली स्कीम है ये फेल हो गई। मैं देख रहा हूँ अभी मैं क्योंकि DIC के अंदर भी मेरा निरंतर संपर्क रहता है और वहाँ पर उद्यमियों से भी बात होती है, तो वहाँ पर भी 3 से 5 साल तक के केस पेंडिंग चल रहे हैं, 2-2 साल के तो ऐसे केस हैं जिनकी हियरिंग भी नहीं हुई। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो चाह रहा हूँ कि सरकार कोई भी काम करती है तो उसके अंदर वो धरातल पे किस रूप में आता है वो एक अलग बात होती है। तो ये विषय भी फिर लघु उद्योग भारती ने उठाया, तो फिर बाद में केंद्रीय स्तर के ऊपर ये जो अभी विमल जी बता रहे थे कि 45 डेज की एक बाइंडिंग लॉ बनाया है, एक्ट बनाया है इनकम टैक्स के अंदर, जिसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो भी ऑडिट करने वाली फर्म है जिसके ऑडिट के अंदर एक पैरा बना दिया है और CA को बाउंड कर दिया है कि आप अपने पूरे साल के अंदर ये देखकर बताएंगे, और उसके अंदर मेंशन दिन से ज़्यादा अगर कोई माइक्रो स्मॉल है उसका पेमेंट अगर आपने नहीं किया तो वहाँ करेंगे। वो वहाँ पर इंगित करने का मतलब ये हुआ कि उसमें सरकार ने ये कहा कि हम इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज करेंगे, इसको उसके अंदर रिबेट नहीं देंगे। तो जब कंपनियों को ये लगा कि हमारा जो भी वो स्लैब में आता है 30% है कि 20% है या 25% इनकम टैक्स सरकार को देना पड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि अपना पेमेंट कर दें। तो चूंकि ये पहला साल था, लोगों को इस तरह का ये था कि साहब इसमें रिबेट मिल जाएगी या विड्रॉ हो जाएगा, और इसका विरोध भी बहुत हो रहा था, तो हुआ नहीं। परंतु इस साल बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। फिर भी मैं समझता हूँ कि 15 से 20% तक लोगों को जो डूबे हुए पेमेंट थे माइक्रो स्मॉल के, कि जो 2-2 महीने से 3-3 महीने से या 8-8 10-10 महीने से पेमेंट कंपनियां नहीं कर लास्ट वीक के अंदर कर दिए थे, तो ये एक इनडायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा बेनिफिट है। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह की स्कीम ये, क्योंकि इन्होंने बड़ी कंपनी या जो ऑडिट में आती है, जो मीडियम स्केल और लार्ज स्केल के लिए तो बाउंड कर दिया, परंतु सरकारें भी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और उनके जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर भी बहुत बड़े परचेजिंग होती है, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा है जो सारे ट्रेड का आता है। अब देखिए कैसी विडंबना है, विमल जी ने भी बताया, मैंने भी हाथ इसीलिए उठाया था कि मैं ये बताना चाह रहा था कि सरकार ने आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, कॉरपोरेट के लिए कानून बना दिया और वो कानून वो खुद पे लागू नहीं कर रहे हैं। विडंबना है ना।
और ये तो महेंद्र जी बात हो गई पेमेंट की, और जिस प्रकार से जो योजना है उसके सरलीकरण के लिए सरकार किस प्रकार काम कर रही है। अगर मैं आना चाहूंगा गरिमा जी आपके और वापस से कि किस प्रकार से जो मंच है, मंच देने के बाद भी अहमता से और प्रमुखता से रखी जा रही है, क्योंकि जो भजना सरकार है उसका कहना है कि हम ना केवल आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं अपितु वैश्विक स्तर पे इस योजना का मुद्दा है कि वैश्विक स्तर पे जो हमारे उत्पाद हैं, प्रदेश भर के उत्पाद हैं, जिले भर से जो विशिष्ट उत्पाद चुने जाएंगे उन उत्पादों को मंच दिलाया जाए। तो इन मंच दिलाने के लिए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेले होंगे, प्रदर्शनियां होंगी, उनके लिए 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जो सहायता राशि दी जाएगी उसका प्रावधान किया गया है। आपको क्या लगता है कितना महत्वपूर्ण होगा ये? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मेले आते हैं इनमें जाने आने के लिए भी बहुत खर्चा होता है, क्योंकि जैसे मैं ब्लू पॉटरी के एक हस्तशिल्पी हूँ, तो मेरा सामान लाना ले जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो ऐसी अगर रिबेट भारत सरकार हमें देती है तो हमें और पुश मिलेगा कि हम इन मेलों में अपने आप को में अपना भागीदारी बढ़ाएं और अपनी कला को ना केवल स्टेट और देश के स्तर पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको पूरी तरीके से प्रमोट कर सकें। और भी क्योंकि छोटे उद्यमी होते हैं तो इनके पास फाइनेंशियल इतना मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं होते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये जो स्कीम है ये पहले भी थी, थोड़ा जो पेमेंट होता है वो अगर समय पे हमें मिल जाए तो चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद भी कई महीनों तक वो पेमेंट आता नहीं है, तो वो थोड़ा दिक्कत कर जाता है, क्योंकि आपका पैसा एक जगह फंस जाता है और फिर आप उसको। जी, मुझे लगता है उसके लिए शायद लगातार जो सरकार है वो भी प्रतिबद्ध है, लगातार कमेटी भी बनाई जा रही है, उसके लिए काम किया जा रहा है। बिल्कुल। विमल जी, मैं आपको जानना चाहूंगा, जो प्रदर्शनी और जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेले हैं उनके माध्यम से क्या लगता है कि जो हमारे लोकल उत्पाद हैं जो वैश्विक मंच के लायक हैं, जिनको वैश्विक मंच मिलना चाहिए, प्रमोट होने चाहिए, ऐसे बहुत सारे, जैसे ब्लू पॉटरी को आज मंच मिल चुका है, परंतु ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको ओडीओपी के माध्यम से अब मंच दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रयास में आपका क्या विचार है, कितनी कारगर साबित होगी? नहीं, ये सरकार का ये बहुत अच्छा प्रयास है और लोगों ने इसको अच्छा भी माना है कि देखिए आज एक प्रोडक्ट एक जगह कहीं बन रहा है, उसको कहीं है ना, उसको अब उसको आगे वैश्विक मंच तक जाना है, तो उसको ये नहीं मालूम कि है ना मैं इसको है ना वहाँ कैसे लेके जाऊँ, वो है ना वहीं सेल करने की कोशिश करता है और वो बिकता भी नहीं है जी। अब उसको है ना, तो इसलिए सरकार ने जो है ना ये प्रोत्साहन देने के लिए किया है कि आप है ना अपना प्रोडक्ट बनाओ, उसको है ना सेल करो, मार्केटिंग करो, तो उसको एग्जीबिशन में जाएंगे, तो एग्जीबिशन में ना कई लोग आते हैं तो वो देखते हैं, तो वो उसमें एक सेल में एक आसानी होगी। तो ये सरकार ने जो ये प्रयास किया है ये एक बहुत अच्छा है और उससे क्या लोगों को प्रोत्साहित भी हो रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग आज मेला लगा रहे हैं, जा रहे हैं, या मैं जो महेंद्र जी मिश्रा जी बैठे हैं लघु उद्योग भारती के, इन्होंने भी कई इस तरह के है ना मेले इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें जो छोटे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो लोग है ना वहाँ गए, अपनी स्टॉल लगाई है और उनको बेनिफिट इन लोगों ने दिलाया है। लघु उद्योग भारती की तरफ से कई तरह के बेनिफिट इन्होंने दिलाए हैं कि जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है वो कई लोगों को नहीं मालूम होती है। तो लघु उद्योग भारती ने इनको साथ मैंने भी काम किया है, तो मैंने कई बार देखा है अच्छा इन्होंने भी प्रयास किया, तो वो लोग बाग आज जो छोटा छोटा प्रोडक्ट बना रहे थे वो आज है ना कहीं इंडिया में बहुत जगह जा रहे हैं और उनकी सेल भी बढ़ गई, तो वो इस चीज़ से खुश है। तो ये सरकार का ये प्रयास बहुत अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो प्रयास है, क्योंकि ना केवल जो उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहित करने का मकसद है, अपितु उनको मंच दिलाना भी एक अहम मकसद है। लघु उद्योग भारती की बात चल रही थी महेंद्र जी, तो हम आपकी ओर आना चाहेंगे कि लगातार जो मेले हैं, प्रदर्शनियां हैं, इनसे उत्पादों को एक महता एक प्रोत्साहन मिलता है, एक अहम प्रोत्साहन मिलता है, ना केवल उत्पादों को अपितु जो उनके निर्माता हैं, क्योंकि अगर निर्माता प्रोत्साहित होगा तो मुझे लगता है वो एक बेहतरीन उत्पाद बना पाएगा। तो लघु उद्योग भारती के माध्यम से और बाकी जो प्रदर्शनियां हैं, मेले हैं, उनके माध्यम से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी के उत्पादों को हम कैसे एक मंच प्रदान कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। मैं इसी विषय पर आना चाह रहा था। लघु उद्योग भारती नीति निर्माण के साथ साथ में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको उनके मार्केटिंग के लिए भी एक बड़ा उचित मंच प्रदान करने का काम करती है। जैसे बहन ने अभी बताया कि ये आर्टिजन है, तो ऐसे आर्टिजन के लिए, स्टार्टअप के लिए या जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए लघु उद्योग भारती का एक पेटेंट है स्वयं सिद्धा के नाम से। महिलाओं का महिला विंग जो हमारी बनी हुई है वो इस तरह की प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशन राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लगाती रहती है।
अभी आज भी एक प्रदर्शनी इस तरह की हमारी चल रही है। तो पहले हमने एक बार लगाया था, फिर 2 बार लगाया, तो वहाँ पर इनके जैसे जो पहली बार में जो घरों से काम कर रहे हैं, जो कुटीर उद्योग में बोल सकता हूँ, ऐसे आर्टिजन को भी जब हमने प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, होता क्या है कि सरकार की नीति है, तंत्र के माध्यम से जो उसका जिसको आवश्यकता होती है उसको जानकारी नहीं मिल पाती है। लघु उद्योग भारती ये काम करती है, हम अपने मेंबर्स को इसके बारे में जानकारी देते हैं और एक फैसिलिटेशन का काम करते हैं, उनको कैसे उसका एप्लीकेशन भरनी है, कैसे आपको सब इसका जो सरकार की जो नीति बनी हुई है सब्सिडी कैसे मिले, उसके अंदर हम सहायता करते हैं, कैसा उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, कहाँ से पैसा आएगा, क्या आएगा, जो अपन उद्योग विभाग के साथ में DIC साथ में मिल करके। और इस मामले में तो मैं एक बात की तारीफ़ करूँगा कि राज्य सरकार ने पिछले 5 वर्षों का मेरा राजस्थान का अनुभव मैं ये बता सकता हूँ कि जितनी भी एग्जीबिशन में हमारे सहयोग से जिन लोगों ने भी स्टॉल लगाए, उनके 2 फायदे हुए। एक तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि राजस्थान के बहुत से हस्तशिल्प को हमने राष्ट्रीय स्तर तक की और उनको मार्केट उपलब्ध करवाने का काम किया। एक बड़े हर्ष के विषय और बता रहा हूँ कि हम सिटी पैलेस में भी पिछले 3 सालों से निरंतर एग्जीबिशन लगा रहे हैं, जो एकदम जब पीक सीजन टूरिस्ट सीजन होता है, फॉरेनर्स आते हैं, उस सीजन के टाइम में हम लोग वहाँ एग्जीबिशन लगाते हैं। और उसका लाभ तो ऐसे कई हमारी बहनों को इतना तक मिला है कि उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने लग गए हैं। तो इस तरह का काम हम करते हैं। अभी जैसे हमने गुवाहाटी में लगाया था, तो वहाँ पर राजस्थान के हस्तशिल्प की इतनी अच्छी डिमांड थी, वहाँ पर जितनी भी बहनों ने यहाँ से जाकर के इस तरह का काम किया था, वो साहब ये बार बार डिमांड कर रही हैं। तो फिर हमने इसको स्वयं सिद्धा को पूरे राजस्थान में नहीं कर करके हमने ये किया कि भी रोटेशन से पूरे देश में लगाएंगे। हम लोग MP में ऐसा कर चुके, UP में कर चुके, और अब पूरे देश के अंदर निरंतर इस तरह का एक, और हर स्टेट के अंदर वहाँ की जो हमारी इकाई है और वहाँ की राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की इसके संबंध में जो भी नीति होती है उसका पूरा लाभ उसमें पार्टिसिपेंट को दिलवाते हैं। ये लोग हम लोग निरंतर ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आना चाहूँगा गरिमा जी आपकी ओर, क्योंकि जो नए एंटरप्राइजेस हैं उनको भी यहाँ पे न केवल प्रोत्साहित करने की बात की जाएगी ODOP योजना के अंतर्गत, तो नए जो एंटरप्राइज क्रिएशन है उसके लिए 15 लाख रुपए, वहीं MSME के लिए 5 लाख रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी प्रावधान ODOP में किया गया है। क्या लगता है जो नए एंटरप्राइजेज हैं, नए उद्यमी हैं, वो इससे प्रोत्साहित हो पाएंगे? बिल्कुल ज़रूर हो पाएंगे, क्योंकि किसी भी नए कार्य को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो आइडिया और उसके बाद फंडिंग की, क्योंकि बिना फंड के कुछ नहीं कर सकते आप। तो इस तरीके की जो सपोर्ट है जो राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी, तो उससे मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई आर्टिजन्स और कई नए युवक युवतियाँ इसके लिए काफ़ी प्रोत्साहित होंगे। तो मैं आपके ना चाहूँगा विमल जी, आप कुछ विचार साझा करना चाह रहे थे शायद अपना महेंद्र जी की बात को लेकर। मेरा एक चीज़ कहना है सरकार को भी, सरकार की तरफ से, कि जो आज हम लोग जैसे एग्जीबिशंस लगाते हैं जी, अब है ना, मैं है ना प्लास्टिक आइटम बनाता हूँ, जैसे है ना चाइना प्लास्ट लगती है, जर्मनी प्लास्ट लगती है, ऐसे है ना दिल्ली में भी लगती है। ऐसे ही हमने है ना एक प्रयास किया था पिछले साल भी कि राजस्थान राज प्लास्ट लगाई जी। तो उसका एक मेन उद्देश्य था कि है ना जो आज प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट है ना, जो आज जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो हम लोगों को यहाँ राजस्थान के लोगों को नहीं मालूम जी कि वो बाहर जो मशीनें बन के आ रही जर्मनी से, चाइना से, वो यहाँ आए और है ना उन लोगों को उसकी जानकारी और अच्छा जो प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट है वो बने और राजस्थान में एक प्लास्टिक का एक हब बने। तो इसलिए हमने ना उस तरह की एग्जीबिशन लगाना चाहिए। उसका एक फ़ायदा हुआ कि आज कई प्लास्टिक जो उस समय मशीनें लेके आए थे उनकी सारी तो मशीनें बिक गई। तो मेरा ये कहना है कि सरकार भी इस तरह के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो एग्जीबिशन लगाते हैं उनको प्रोत्साहित और ज़्यादा करें, जिससे है ना यहाँ पर है ना एक माहौल बने, एक है ना जिससे लोग बाग यहाँ आएँ, इंडस्ट्रीज लगाएं। और प्लास्टिक का आज है ना एक युग है जी। आज बच्चा पैदा होता है और जब तक मरता है, जब तक वो हर क्षेत्र में उसके हर जगह एक प्लास्टिक उसके पास रहता ही है। तो प्लास्टिक को बढ़ाने के लिए एक मेरा तो यही है कि एक जैसे राज प्लास्ट तरह की लग रही है, इस तरह की और भी कोई प्रोडक्ट है। सरकार है ना अच्छी गुणवत्ता के लिए ना सीपैट चालू किया है। तो सीपैट भी आज है ना एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिससे लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। मेरा यही कहने का है कि सरकार उसको प्रोत्साहित, इसके लगातार मुझे लगता है प्रयास किए भी जाएंगे, क्योंकि लगातार इको फ्रेंडली प्लास्टिक की बात भी वैश्विक स्तर पे चल रही है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो ऐसा प्लास्टिक इजाद किया जाए। मैं आपको कहना चाहूंगा महेंद्र जी, और आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूंगा इस चर्चा का, कि जिस प्रकार से ODOP जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य संतुलित क्षेत्रीय विकास भी है। ये जो प्रदेश भर में जो क्षेत्रीय विकास है उसको संतुलित किया जाए और हर क्षेत्र का एक विकास
एक उसके उत्पाद के माध्यम से किया जाए, ये ओडीओपी के माध्यम से कितना अहम है और किस प्रकार धरातल पर उतारा जा सकता है? बिल्कुल बड़ा समुचित प्रश्न आपने पूछा है। मैं अपने आपके दर्शकों को और जो उद्योग जगत में नहीं भी हैं या एंटरप्रेन्योर हैं या भावी उद्यमी हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए भी एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि रिप्स 24 जो है वो सभी उद्योगों के लिए है। ओडीओपी के अंदर जो आपको ये जो जिस जिले के अंदर जो आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जैसे अपन जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर में जैसे बताया है कि ब्लू पोल्ट्री के लिए है, या उसमें एग्रो बेस के अंदर बात करें तो टोमेटो और टोमेटो के प्रोडक्ट के लिए बात है। भिन्न जिलों के अंदर अलग अलग तरह से एग्रो प्रोडक्ट इन पर चिन्हित किए गए हैं। उस चिन्हित प्रोडक्ट का आप उसी ज़िले के अंदर कोई उत्पादन या उसके संबंधित कोई भी इकाई शुरू करने चाहेंगे तो रिप्स की योजनाओं के अलावा ओडीओपी की स्कीम आपको एडिशनल है। वो रिप्स में जनरल लोगों के लिए नहीं है कि आपने जहाँ का जो प्रोडक्ट है या जहाँ की जो खासियत है उसका ही उत्पाद उस ज़िले में करेंगे तो आपका इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इससे ग्रामीण अंचल में जो अभी तक हमारा जो से कई से आप अभी अपन अनौपचारिक जब चर्चा कर रहे थे तो हमने ध्यान में ऐसे कई से प्रोडक्ट आए थे कि आज के 50 साल पहले वहाँ पर एक उसका खास उत्पाद था जो कालांतर के अंदर वहाँ पे उनको परंपरागत रूप से उन बच्चों ने उस कला के अंदर गए नहीं और वो विलुप्त होने के कगार पे आ गए। ऐसे विलुप्त हुए हमारी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए ये ओडीओपी एक गेम चेंजर साबित हो जाएगी। इसके अंदर अभी मैं पढ़ नहीं पाया था या मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि जब इसमें बजट एलोकेशन को एक देखना विशेष महत्वपूर्ण होगा कि इसमें बजट आप पूरे राजस्थान के लिए करते हैं या पर्टिकुलर ज़िले के लिए एक बजट बनाएंगे और वो ज़िले के अंदर ही वो आएगा, ये भी देखना एक महत्वपूर्ण होगा। परंतु अगर ये जो योजना है ये धरातल पर अगर गई तो आप देखेंगे आगे 5 साल के बाद में आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की योजना सरकार द्वारा लाई जा रही है और लगातार निरंतर प्रयास भजनलाल सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, ये अहम होने वाला है क्योंकि जिले भर से जो विशिष्ट प्रोडक्ट्स हैं, उत्पाद हैं, उनको वैश्विक मंच दिया जाएगा। क्योंकि जैसे मान गायकी में कहा भी जाता है कि सोनेरी धरती जठे जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। तो ऐसा राजस्थान जहां का न केवल संस्कृति, वहां के उत्पाद भी वैश्विक मंच में अपने एक पहचान रखने के लिए सक्षम है। आज की चर्चा में इतना ही। आप सभी अतिथियों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। अगले हफ्ते अब फिर हम लौटेंगे एक नए विषय के साथ, नए अतिथियों के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।